एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का लेक्चर नंबर 37 तक हम लेक्चर कर चुके हैं। 38 में हम यूनिक नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ हमने डिस्कस करनी है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्शन मैंने लिखा है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस करनी है इस चीज़ के अंदर, दूसरी हमने इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या डिस्कस करनी है, कंडीशंस डिस्कस करनी है। ध्यान से देखना आपने बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स आपने बनानी है, बहुत ज़रूरी है डायग्राम्स का बनाना। तो जी बच्चों, सबसे पहली बात कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। मैं डेफिनेशन बाद में लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के ना इसमें से एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, उसी से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। टॉपिक है टोटल। टोटल का मतलब होता है सारा, इंटरनल का मतलब होता है अंदर ही किसी चीज़ की क्या हो जाना, रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्योंकि हम लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम सारी चीज़ें डिस्कस भी किससे रेलेवेंट कर रहे हैं, लाइट से रेलेवेंट ही हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। डायग्राम देखिएगा बच्चों, ध्यान से आपने डायग्राम देखनी है। ये मैंने दो मीडियम बनाए। जब मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा ना, ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि इससे ऊपर एक मीडियम से इससे एक नीचे मीडियम था, ठीक है जी। ऐसे ही मैंने एक और, फिर इससे ऊपर एक मीडियम, इससे एक नीचे मीडियम है, ठीक है। ये हम ये सपोज करते हैं कि इस लाइन से ऊपर ऊपर वाला सारा मीडियम किस चीज़ का है, एयर का, ठीक है। ये ऐसे, ये सारा नीचे ग्लास है। फिर यहाँ पे ये मीडियम है कौन सा वाला, एयर का, और इसके ये सारा नीचे, ये नीचे सारा ग्लास का मीडियम है, ठीक है जी। इस मीडियम में ना मैंने यहाँ पर लीजिए, ये मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की, ये डेफिनेशन में इसीलिए नहीं बता रहा कि इसके दरमियान में एक चीज़ आनी छोटी सी, ये नॉर्मल, चलो ये हम दोनों डायग्राम्स के साथ ही ना नॉर्मल पूरा अपना इकट्ठा ही ले जाते, लेकिन आपने अलग-अलग बनाना है, ठीक है। ये दरमियान से सेपरेट कर लेते हैं, फिर कि ये सर ने बनाया तो हमने भी ऐसे ही बना दिया। दिस इज़ एयर मीडियम, ये नीचे वाला मीडियम मेरा बेटा कौन सा, दिस इज ग्लास। एयर था, कौन सा मीडियम था, ग्लास का मीडियम था। हम पुराने वाले टॉपिक को ज़रा थोड़ा सा उसको साथ इंटर लिंक करें कि जब लाइट एंटर होती है एयर से किसके अंदर, ग्लास के अंदर, ठीक है। या लाइट जब एंटर होगी ग्लास से किस में जाएगी मेरा बेटा, एयर के अंदर। दो बातें होंगी, एयर से ग्लास के अंदर जाएगी तो याद करें पुराना वाला टॉपिक, वन एयर इनटू ग्लास जाएगी तो बेंड करेगी, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। जब ग्लास एयर में जाएगी तो क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ले जी बेटा, अब ज़रा देखिएगा, ये लाइट की एक रे थी, जो अब हमने ये सपोज करना है कि लाइट हमारी एंटर हो रही है किसमें, ग्लास से वो किसमें जा रही है, एयर में जा रही है। मैंने लाइट एंटर फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, ग्लास इनटू एयर, देखिएगा ग्लास से जब एयर में जाना है तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। भाई नॉर्मल से उसने किस तरफ बेंड करना है, अवे, तो मैंने ये वे बेंड कराऊंगा, ऐसी है नहीं, ये वे बेंड होगी। इधर मानना था मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये ध्यान से सुनिए बात, ये मेरा बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। यहाँ बना मेरा एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन नहीं, कौन सा, रिफ्रैक्शन। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्रैक्ट हो गई ना लाइट, ठीक है जी। अब अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को थोड़ा और इंक्रीज करूं, ये भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना। यानी अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहां पे ले आता तो ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है ना ऐसे। यानी क्या बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के इंक्रीज करने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो कितना बन गया, 90 डिग्री का। जो लाइट की रे होती है वो सरफेस के अलोंग ग्रेज करके चली जाती है, इट ग्रेजेज अलोंग द एयर ग्लास इंटरफेस, ऐसे हो गई, ठीक है। ये कितना बन गया, दिस इज, यानी जो आर बना उसकी वैल्यू कितनी आई है, 90 डिग्री की। इधर यही एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, ठीक है। इस वक्त इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को क्या नाम दिया जाता है, सी का। इधर भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, इसका मतलब है अगर यहाँ पर इक्वल है, छोटा था बड़ा हो गया तो सी की इक्वल हो गया, कि जब छोटा है तो इसका मतलब है लेस देन होगा सी से। सी क्या चीज़ है, सी को नाम दिया जाता है क्या चीज़, क्रिटिकल एंगल का। क्या नाम दिया जाता है, क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल क्या है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन निकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। क्रिटिकल एंगल क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए, फॉर विच द कॉरेस्पॉन्डिंग, कौन सा वाला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किसमें, इन रेयर मीडियम में, इन रेयर मीडियम वो क्या हो जाए, बिकम्स 90 डिग्रीज। भाई उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को हम क्या नाम देंगे, क्रिटिकल एंगल सी का, जब उसके साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में कितना बन जाए, 90 डिग्री का बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। अब देखिएगा, जब मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू थोड़ी सी और क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। एक तीसरी डायग्राम बताने लगा हूं, जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू थोड़ी सी और क्या हुई, इंक्रीज। लेकिन यहाँ मैंने नीचे अपनी एक और सरफेस बनाई, ठीक है जी, ये था एयर, ठीक है। ऐसे ही दिस वन इज, ये नीचे वाला सारा हिस्सा था, ये कौन सा वाला है, दिस इज, ये ग्लास का है जी। अब मैंने क्या बताया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होनी है, व्हेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ग्रेटर हो जाएगी किसके साथ, क्रिटिकल एंगल से। तो अब क्या होगा, आई इक्वल टू सी था, आई लेस देन सी था। जब मैं इससे थोड़ा सा और बड़ा इसको इंक्रीज कर दूंगा ना, ये मैंने यहां तक कर दिया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। यानी इस वक्त आई क्या हुआ, ग्रेटर देन सी हो गया। अब लाइट की रे बाहर नहीं जाएगी, बल्कि इसी सरफेस के अंदर इतनी क्या हो जाएगी उसकी, अब ये रिफ्लेक्शन हुई मेरा बेटा, ये इंसिडेंस रे थी, अब नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बताइए मैंने, यहां पे क्या बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यही चीज है कि मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैं साफ सिंपल सी बात बता रहा हूं कि है क्या। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये है, व्हेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या, जब इंक्रीज हो जाएगी किससे, क्रिटिकल एंगल्स, हल्की सी भी इंक्रीज होगी तो जो लाइट रे होगी दैट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। भाई उसी मीडियम में उसने क्या हो जाना है, रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाना है। इसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, टोटल का मतलब है सारी की सारी इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारी की सारी लाइट की क्या हो गई, रिफ्लेक्शन होगी, लाइट वापस आ गई उसी सेम मीडियम के अंदर, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। कुछ हिस्सा जाता है लाइट का दूसरे मीडियम में, लेकिन मैक्सिमम लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। कंडीशन क्या है
कि आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सी। भाई आई की वैल्यू सी से क्या होनी चाहिए, लार्जर होनी चाहिए। इसी के साथ ना इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस दो हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट की कब होनी है। दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके साथ, क्रिटिकल एंगल से। पहली कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी ग्रेटर देन किसके साथ, क्रिटिकल एंगल से। हर मटेरियल का अपना क्रिटिकल एंगल होता है। ग्लास का कुछ और है, वाटर का कुछ और, अल्कोहल का कुछ और होगा। तो जब आई ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। दूसरी बात, लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम, याद रखिएगा लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करे, लेकिन जाए ना, वो कहाँ रह जाए, उसी मीडियम के अंदर रह जाए। तो लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम किस मीडियम से, लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। कि डेंसर से रेयर में जाए, लेकिन जाए ना, कोशिश तो यही कर रही ना कि इसमें से मैं निकल के उधर चली जाऊं, लेकिन उधर ना जाए, अंदर ही रह जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल, कहां से कहां चले, ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू किसमें, रेयर में। भाई इसमें जाने की कोशिश करे लेकिन इसमें जा ना सके तो हम क्या कहते हैं, क्या हो गई लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो कंडीशंस होंगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, दो कंडीशन नहीं है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। अब मेरी एक मैं छोटा सा एमसीक्यू यहाँ पे आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, मुझे ये बताइएगा व्हेन आई इज लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन सी है, इन तीनों केसेस में कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, ये आपने याद रखनी है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ग्रेटर देन सी होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। जब आई इक्वल टू सी हो जाएगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 का बन जाएगा। यहाँ पे आई लेस देन सी है तो वहाँ पे किसी एंगल पर उसकी क्या होनी है, रिफ्लेक्शन होनी है जी। ठीक होगी बात। ये था जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यूनिक नोट्स में क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट उसने क्या कहा हुआ है, उसने पूछा, कहा है जी व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, डिराइव द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस। हमने एक बताना है जी क्रिटिकल एंगल क्या है। अभी मैंने क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बता दी, इसी के अंदर ही बता दी, लेकिन अब अलहदा से क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या है, और हमने एक रिलेशन बना के देना है, एक छोटा सा फार्मूला डिराइव करके देना है, रिलेशन बिटवीन किसमें, क्रिटिकल एंगल एंड किसमें, एन, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में अलहदा से आ जाता होता है, फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है। पहली तो बात कि क्रिटिकल एंगल क्या है, अभी हमने पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर बता रहा हूं रिफ्रैक्शन ये वाला किसमें अंदर, रेयर मीडियम के अंदर कितना हो, 90 डिग्री का, उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। आई इक्वल होता है कि सी के सी से। क्लियर होगी बात, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। हम अपने रिलेशन की तरफ आते हैं जी। रिलेशन जरा आपने बेटा मेरा ना ध्यान से देखना है। रिलेशन के अंदर क्रिटिकल एंगल के अंदर मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक की मैं एक छोटी सी बात करूं, यदि एयर से ग्लास के अंदर जाती है तो हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी स्नेल्स लॉ की, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर किसकी इक्वल था, एन के। तो मैंने कहा था ग्लास से जब एयर में जाती है तो यही रेशियो रहती है, साइन आई ओवर साइन आर, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाता है 1 ओवर एन, क्योंकि इसके नीचे 1 था ना, इसका मैंने रेसिप्रोकल लिया, ठीक है, तो वो चीज़ मेरे पास ये बन गई। अब इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज एन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं इसी डायग्राम की अगर बात करूं, यहाँ पे जो आई था किसकी इक्वल था, सी की इक्वल था, आई ग्रेटर देन सी है, और ये आर क्या है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सा बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था जी मेरा बेटा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था जी। अभी अब देखिएगा हमारी लाइट की रे, क्रिटिकल एंगल वाली ये डायग्राम है ना, ध्यान से देखनी है। आई इक्वल था सी के, आर कितना है 90 डिग्री का। भाई यहां पर क्रिटिकल एंगल बना ना, मैंने कहा जब आई इक्वल होगा सी के,
आई को मैं सी का नाम कब दूंगा, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बनेगा। देखिएगा लाइट रे डेंसर से किस में गई, एयर में। इसका मतलब है लाइट ट्रैवल करके गई किस मीडियम से बेटा, डेंसर टू किस में गई है, एयर। एयर कौन सा मीडियम था, रेयर मीडियम। तो रेशियो में पता कौन सी बनेगी, साइन एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/n। ये मैंने बताया था ना, याद रखना 1/n बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एज ये क्रिटिकल एंगल के साथ रिलेशन बनाना है ना हमने, क्रिटिकल एंगल और एन में रिलेशन हमने बना के देना है। ध्यान से देखना अब आपने, एंगल आई को मैं उस वक्त क्या नाम दिया, सी का। एंगल आई उस वक्त क्या है, सी। एंगल आर मेरा बेटा शाबाश उस वक्त कितना बनता है, 90 डिग्री का। भाई 90 डिग्री का बनेगा तो मैं उस आई को सी का नाम दूंगा ना। जरा इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो देखिएगा क्या बनती है, साइन आई की जगह मैंने क्या लिखा, साइन एंगल सी डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। आर की वैल्यू कितनी है, 90। यहाँ पे क्या है, साइन एंगल 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/n। शाबाश मेरे बेटा, समझ आ रही है। साइन 90 की वैल्यू मैथ्स में आपने पढ़ी हुई है, साइन एंगल सी ऐसे आया, साइन 90 कितना होता है, 1 इक्वल टू क्या बन गया, 1/n। मैं ज़रा जगह बदल दूँ, इसको उधर ले आऊँ, इसको उधर ले आऊँ, तो क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 1/sin एंगल सी। ये बन गया, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना है ये रिलेशन कब है, व्हेन लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम किस मीडियम से, डेंसर मीडियम से किस में एंटर हो रही है, इन रेयर मीडियम। डेंसर से किसके अंदर एंटर हो रही है, रेयर मीडियम के अंदर। क्लियर होगी बात बेटा। ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके साथ एक और ना न्यूमेरिकल एग्जांपल है 12.4। वो न्यूमेरिकल एग्जांपल 12.4 देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर के साथ टॉपिक के आ रही है, इसलिए मैं साथ साथ ही करवा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 12.4 उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में उसने क्या कहा हुआ है। ये इसके साथ नहीं है, ये अलग से, यानी जैसे न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है 12.4। जी बेटा न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 12.4 देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट में उसने क्या लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर वाटर, पानी के लिए। रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, 90 डिग्री का। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें पता है 1.3 है, टेबल में मैंने कहा था याद कर लेना है। एंड दैट ऑफ एयर कितना है, 1.0। हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कितनी बनती है जी। तो जी डाटा में पहली चीज़ क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, हमें एक रिफ्रैक्टेड एंगल गिवन है 90 डिग्री का। रिफ्रैक्टेड एंगल का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कितना है, 90 डिग्रीज का। दो चीज़ें गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख लेते हैं जी। एन की वैल्यू कितनी की मैंने 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मैं इसका N1 कर लेता हूँ, चेंज कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है, दो अलग-अलग गिवन है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर N2 कर लेते हैं जी। वो कितनी गिवन है जी, वैल्यू 1.00 की। नहीं, अब ज़रा ध्यान से सुननी बात आपने कि लाइट चूँकि एंटर हो रही है किस मीडियम से, फ्रॉम वाटर टू एयर। भाई क्रिटिकल एंगल तो तभी बनता है ना जब लाइट एंटर होती है। ये देखिएगा डायग्राम इसलिए बनाई है, डेंसर से रेयर में, ठीक है। ये डाटा था टू फाइंड हमने क्या करना है, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, वाटर का। यानी क्रिटिकल एंगल सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये बड़ा आसान है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट अगर मैं ये रिलेशन यूज़ करूँ ना तो आराम से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम पूरा सॉल्व करके करते हैं, ये तो मैंने लिखा हुआ तो मैंने अभी आपको बता दिया ना। टू फाइंड फार्मूला हमारा क्या है क्रिटिकल एंगल के लिए, देखिएगा फार्मूला हमने अपना वही स्नेल्स लॉ वाला ही यूज़ करना है। वो ये लिखा हुआ है, देखिए
व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, शाबाश मेरा बेटा। तो वैल्यू कितनी बन जाती है ये साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कितनी बन जाएगी 1/n। क्लियर होगी बात जी। अब देखिएगा इसमें जो n है ना, ये नीचे वाला n लिखा हुआ मैंने, ठीक है, ये है दिस इज n1। अगर मैं इसको फार्मूला की शेप दूँ, ये ऊपर जो मैंने 1 वैल्यू लिखी हुई ना, ये 1 वैल्यू किस चीज़ के लिए, एयर के लिए, n2 एयर के लिए वैल्यू है। ठीक होगी बात जी। अब देखिए क्रिटिकल एंगल सी फाइंड आउट करना है, फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा रिलेशन यही था, साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/n। मुझे दूसरा 1 तो चाहिए नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 है। ये ऊपर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होता है, ये नीचे मीडियम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं अगर n2 का नाम दे लूँ ये ऐसे करके, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक होगी बात दी। आर की वैल्यू कितनी थी 90 डिग्री साइन आई, ठीक है। ले जी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हो साइन, हम ऐसे नहीं, हम अपने सोल्यूशन में ज़रा इसको करके करते हैं ना। ले जी, यहाँ पे सोल्यूशन में आ जाए, वहाँ पे हम वैल्यूज़ को लगाते हैं और देखते हैं कि जी कैसे होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल 12.4 है बॉर्डर का क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए। साइन एंगल आई, एंगल आई तो ऐसे ही आना है, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या है, उसी से तो मैंने रिलेशन बनाना है, डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, एंगल आर कितना था 90 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1/n2। मैं n2 लिख लूँ यहाँ, सॉरी 1/n1, n1 आना ना किसका, एयर का, ये मेरा n2 था, ठीक है जी। n1 कितना है 1.3, मैं अभी सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैल्यूज नहीं लगा रहा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मैं ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा मेरे पास ऐसे आ जाएगा n1 साइन एंगल आई इज इक्वल टू कितना आ गया 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, बाकी सारा ख़त्म हो गया। नहीं जी बेटा, क्योंकि एज मुझे तो पता है कि n1 मेरा कितना है, दैट इज़ 1.33। इसका मतलब मेरे पास क्या बन गया, साइन एंगल आई किसके इक्वल बन गया 1/1.33। कैसे बना भाई, ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, n1 इधर जाके डिवाइड हो गया, यहाँ पे खाली एंगल आई किसके इक्वल आ गया, वही जो पुराना काम हमने किया था, साइन इनवर्स किस चीज़ का 1/1.33 का। तो जी 1/1.33 का साइन इनवर्स हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। पहले 1/1.3 निकालते हैं, किस उसका आंसर क्या आता है। लीजिए बेटा 1 को डिवाइड करें 1.33 के साथ तो वी गेट 0.752 बनता है जी। लीजिए बेटा ये मेरे पास एंगल आई किसकी इक्वल आ गया, साइन इनवर्स 0. ये आंसर आया जी मेरे पास 0.752 किसका आंसर आया, 1 को 1.3 से डिवाइड किया, 1.33 से डिवाइड, इसी का मैंने ले लेना है साइन इनवर्स। तो मेरे पास ये एंगल आई इक्वल टू कितना बन जाएगा, अगर मैं साइन इनवर्स लूँगा, इसी का मैंने जी शिफ्ट दबाया, साइन इनवर्स प्रेस किया, 0.752 लिया, मेरे पास एंगल आ रहा 48.76, 6 को मैं राउंड ऑफ करूँगा तो कितना बन जाएगा 48.8। ये मेरे पास एंगल आई कितना आ गया 48.8 डिग्रीज का। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुननी है, हमने निकालना था क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल था 90 डिग्री। अब देखिएगा उस वक्त एंगल आई को हम क्या नाम देते हैं सी का, जब आर कितना होता है 90 डिग्री का। इसका मतलब ये जो आई निकाला ये असल में मेरे पास क्या आया सी क्रिटिकल एंगल, वो कितना बना है मेरे पास 48.8 डिग्रीज का। दिस इज क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। यही चीज़ मेरे पास रिजल्ट में आ जानी है। रिजल्ट में मैं सिंपल सा क्या लिखूंगा, क्रिटिकल एंगल सी, चलो जी सिंपल सी लिख लेते, सी इक्वल कितना बना 48.8 डिग्रीज का। क्लियर होगी बात जी। ये था जी न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 12.4। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर हमने 10 कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने कर लिया था। 11 के बाद हम देखते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 12, वो भी बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है। अब इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशंस कहाँ पर यूज़ होनी है, ठीक है, वो आपकी बुक में उसने गिवन किया हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस के अंदर काफ़ी सारी जगहों पर एप्लीकेशंस हैं,
लेकिन जो हमारे लेवल तक जितनी भी हैं हम वो स्टडीज़ कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या आना है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में 12 की स्टेटमेंट है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आल्सो एक्सप्लेन टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एंड देयर यूजेस। जी क्वेश्चन नंबर 12 इसके साथ हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12.4 भी कर ली है जी। उसके बाद ही बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से वो कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। अब मैं डेफिनेशन ही लिखूंगा, वैसे जुबानी बता दूँ कि हम पहले कर चुके हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है और हमने क्या बताना है, इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ बताना है। एक्सप्लेन ब्रीफली या एक्सप्लेन टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एंड देयर यूजेस, यानी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या है और फिर उनके यूजेस के वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो फिर से वही पुरानी वाली बात कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बिकम्स ग्रेटर दैन किसके साथ, क्रिटिकल एंगल के साथ। डेफिनेशन अब सिर्फ ज़ुबानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो द रे ऑफ लाइट जो होती है डज नॉट एंटर इन सेकंड मीडियम बट इट टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या है, देखिए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के अंदर ऐसा प्रिज्म होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारी रिफ्लेक्शन कैसे होनी है। टोटली रिफ्लेक्टिंग, ये ऊपर क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे आ जाती, बोला जाता तो फिर पूछ लेता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखो और टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या चीज़ है और उसके यूजेस। देखिए पहली बात है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से मैंने समझाना है। जो आपकी बुक में जिस तरह की डायग्राम बनी हुई है यूनिक नोट्स के अंदर बनी, सेम वही बना रहा हूँ। देखिएगा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ऐसा प्रिज्म होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है एंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स आर ऑफ कितने, 45 डिग्री के। ये प्रिज्म था जिसमें एक एंगल कितना है 90 डिग्री का एंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स कितने हैं के हैं 45 डिग्री के। ये 90 डिग्री का एंगल है जी, ऐसा ही है। बाकी ये दोनों कितने के होने चाहिए, 45 डिग्री के। ये भी 45 डिग्री का है, ये भी कितने का है, 45 डिग्री का। ये प्रिज्म था। इस प्रिज्म में जब रे ऑफ लाइट जो होती है, ठीक है। अब एक और अहम सारी बात कि ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एक्ट किस, इसमें क्या होती है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के अंदर कैसे होनी है। अहम सारी बात याद रखनी है आपने, जब भी लाइट की रे इस प्रिज्म की सरफेस को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी, यानी किसी भी एक फेस के साथ, चाहे ये फेस है चाहे ये फेस है, ठीक है, चाहे ये फेस है, जब भी लाइट की रे इसकी सरफेस को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी तो किसी एक फेस के साथ सीधी उसके अंदर एंटर हो जाएगी विदाउट डेविएशन। 90 डिग्री पर लाइट कभी भी सरफेस के अंदर जब जाती तो सीधी चली जाती, उसकी डेविएशन नहीं होती। इसलिए रिफ्रैक्शन के लिए एंगल पर फॉल करना ज़रूरी था जी। ले जी यहाँ पे मैं एक लाइट की रे बना रहा हूँ, ये लाइट की रे आ रही थी जी। यहाँ पे हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट था जिसका नाम मैंने रखा AB। तो ऑब्जेक्ट के ये ऊपर टॉप से लाइट की रे आई, 90 पर स्ट्राइक की, ध्यान से 90 का एंगल बन रहा है ना। जब फेस से 90 पे जाएगी तो सीधी उसके अंदर एंटर हो जाएगी। ये एंटर होने के बाद इस सरफेस को स्ट्राइक की। अब ज़रा ध्यान से देखना अपने बात, इस सरफेस को कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, 45 डिग्री के एंगल पर। ग्लास है तो याद रखिएगा ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42। अब जब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर स्ट्राइक करेगी तो हमने तो पढ़ा था कि वो उसमें क्या हो जानी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट क्या हो जाएगी, इस तरह से अंदर उसकी क्या हो जानी है, अंदर ही उसने क्या हो जाना है, रिफ्लेक्शन हो गई। इस फेस को स्ट्राइक की, इस फेस के बाद सीधी ऐसे, क्योंकि फिर 90 पर स्ट्राइक की, सीधी बाहर आ जाएगी। क्यों हुई, रीजन इसकी क्या थी, 45 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि ये प्रिज्म क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है,
भाई ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्रीज का होता है, एमसीक्यू पेपर में आ जाता होता है, क्योंकि 42 से ग्रेटर था 45 पर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, बाहर नहीं निकली। फिर लाइट की रे ऐसे आई, इस सरफेस पर देखिएगा 90 पर स्ट्राइक की ना, तो वहाँ से दोबारा से बाहर निकल आई। ऐसी दूसरी लाइट की रेस के इधर से इस ऑब्जेक्ट के फुट से आएगी, उसके साथ भी यही काम कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मैं सीधे डायग्राम बना रहा हूँ, सीधी गई, ये स्ट्रेट है, ठीक है, स्केल के साथ आप बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी। ऐसे ही 42 से ग्रेटर एंगल पर स्ट्राइक की, यहाँ से इसने क्या आ जाना, ऐसे इस सरफेस के साथ इधर से इसने बाहर की तरफ आ जाना जी। ये ऑब्जेक्ट था, इसकी आपको शेप यहाँ पर नजर आएगी ऐसे। कितने एंगल पर लाइट बेंड हुई, 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। ऐसे दो प्रिज्म जिनमें 90 डिग्री के एंगल पर लाइट बेंड होती है, वो किस में यूज होते हैं, पेरिस्कोप के अंदर। पेरिस्कोप कहाँ पर यूज होती है, सबमरीन्स के अंदर। अब सबमरीन्स के अंदर पेरिस्कोप कैसे यूज होती है, दो प्रिज्म्स कैसे यूज होंगे, आसान हल। उन दो प्रिज्म्स को बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा आसान सा मेथड बता रहा हूँ। पहली बात है, पेरिस्कोप होती कैसे है। पेरिस्कोप हम क्यों यूज करते हैं, उन एक्सेसिबल प्लेसेस को देखने के लिए जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। जैसे ये रूम है, इसके यहाँ पे वॉल में कॉर्नर पर एक होल होता, तो दूसरी तरफ मैंने देखना था तो मैं पेरिस्कोप यूज़ करूँगा। अक्सर आपने टेलीविजन में देखा होगा, सबमरीन्स में, कार्टून्स के अंदर अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, सबमरीन अंडर द वाटर फ्लो कर रही होती है, सरफेस पर भी जाती है। जब अंडर द वाटर होती है तो वो एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे नाम देते हैं पेरिस्कोप, पर वाटर की सरफेस के ऊपर वो देख रहे होते हैं, वो कैसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब वो पेरिस्कोप की शेप कैसे होती है, अभी मैं बनाऊंगा तो आपको याद आ जाएगी, जी जी सर बिल्कुल ऐसी होती है। ये वाटर की सरफेस थी जी, ये अंदर सबमरीन है, यहाँ पे पर्सन है जिसने देखना सरफेस के ऊपर क्या है, तो जो डिवाइस यूज़ करता है उस डिवाइस को क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्कोप। वो ऐसी शेप की होती है, यानी वो फ्रंट से देख रहा होता है, ऐसे नहीं ऊपर से नहीं देखेगा, सामने देखेगा, उसको ऊपर सरफेस पर नजर आ रही होगी सारी की सारी चीज़ कि वहाँ पर क्या है। दरमियान में पानी तो नहीं ना आना उसके। ले जी, इस शेप की ऐसे डिवाइस होती, मैंने कहा था ऐसे दो प्रिज्म यूज होते हैं किस चीज़ के अंदर, पेरिस्कोप के अंदर, जिसमें लाइट की क्या हो रही होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए वाटर की सरफेस के ऊपर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इधर ऑब्जेक्ट था, इधर किसी भी चीज़ को उन्हें देखना है, यहाँ पे अंडर द वाटर देख रहे। अब हमने ऐसे दो प्रिज्म बनाने कैसे हैं, मैं आसान सा बता रहा हूँ। ये बॉक्स बनाया, आसान काम, इसको मैं ऐसे दो हिस्से में डिवाइड कर दूं, दो प्रिज्म बन गए मेरे पास। नीचे वाला उठाएं, यानी ये दो हिस्से बनाए, एक ये है एक ये है, फिर मैंने इसको उठाया, यहाँ पे मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। प्रिज्म को रखना भी तो है ना हमने, ऐसे था जी। दूसरा हिस्सा ये बच गया, इसको उठाओ, इसको उठा के इसको ऐसे ही यहाँ पे प्लेस कर दे। आसान हल बताया रखने का, क्लियर होगी जी बात। अब लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे होनी है, टोटल यहाँ से लाइट की रे आ रही है, देखिएगा इधर वो पर्सन है जिसकी आंख है, ठीक है, जो देख रहा है, ठीक है, दिस इज आई, वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसे सामने की तरफ देख रहा होता है ना, तो ऊपर से उसको नजर आ रहा होता है। 90 डिग्री पर लाइट की रे आई, एक ही रे बना रहा हूं, सीधी एंटर हो जाएगी, हमने पढ़ा था, इसके साथ स्ट्राइक करेगी, 90 डिग्री पर बेंड हुई, 90 पर एंटर हुई, फिर 42 से अबव पर मीट गया सरफेस को, फिर 90 पर क्या हो जाना उसने, ले जी। ये लाइट की रे ऐसे दो प्रिज्म किसके अंदर यूज होते हैं, पेरिस्कोप के अंदर। ऐसे ही मेरा बेटा लाइट की 180 डिग्री पर भी रिफ्लेक्शन इसी प्रिज्म को यूज करके कितने एंगल पर, 180 डिग्री के एंगल पर लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। अब 180 डिग्री के एंगल पर लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे होनी है, वो ज़रा देख लेते हैं कि 180 डिग्री पर लाइट ने रिफ्लेक्ट कैसे करना, टोटल इंटरनल। यही प्रिज्म था, इसको मैंने ऐसे प्लेस किया। अब ज़रा ध्यान से देखना, आपने थोड़ी सी टेक्निकल डायग्राम है, और ऐसे दो प्रिज्म्स कहाँ पर यूज़ होते हैं। कोशिश कीजिएगा कि प्रिज्म आपका ना, जब आपने इसके साथ बनाना है ना, सीधी सीधी लाइंस बने। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल स्ट्रेट बने। ऐसे दो प्रिज्म, यानी उनकी प्लेसमेंट ऐसी होगी। ऐसे दो प्रिज्म किसके अंदर यूज होते हैं, बाइनोक्यूलर्स के अंदर। बाइनोक्यूलर्स क्या, दूरबीन जो होती है ना,
उस दूरबीन के अंदर ऐसे दो प्रिज्म होते हैं जिसमें लाइट कितने एंगल पर बेंड करती है, 180 पर। इसमें 90 पर बेंड करके चलेगी थी ना बाहर, ये 90 था, 90 पर बेंड करके बाहर आ गई। तो जिसमें देखिए 180 पर ये लाइट की रे आई, 90 पर स्ट्राइक की, एंटर हो गई 45 के एंगल पर, 42 से ग्रेटर क्या हो जानी है, 90 के एंगल पर बेंड। ये एक दफ़ा 90 के एंगल पर बेंड हुई, फिर इस पे कितने एंगल पर, 45 के एंगल पर स्ट्राइक की। ये एक दफ़ा 90 हो गया, 180 करना हमने पूरा, फिर दोबारा से 90 के एंगल पर उसकी रिफ्लेक्शन होनी है, इस सरफेस को यहाँ पे स्ट्राइक की, इधर 90 पर मिल रही है तो दोबारा से बाहर चलेगी सीधी। क्लियर हो गया जी। ये थी जी लाइट की रे कितने एंगल पर, 180 के एंगल पर क्या हो चुकी है, बेंड हो चुकी है जी। दो रेज के साथ बना लें, डबल रेज बना लें जी, बुक में भी डबल रेज के साथ बना हुआ है। ये इधर यहाँ से मेरा बेटा कितना, इधर ऐसे 90 पर बेंड हुई, यहाँ पर 90 पर बेंड हो रही थी, यहाँ पर फिर बेंड हुई ऐसे जी, बाहर की तरफ आ गई। ठीक है जी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर लें जी, ए बी ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे भी बना था, ए बी था ना, तो क्या बना, ए डैश बी डैश, नाम वो नहीं होंगे। यहाँ पे आया, यहाँ पे इसका क्या बनेगा, देखिए ये रे आ रही थी, इधर गई, तो इसीलिए उल्टा इमेज बनेगा, कौन सा वाला, ए डैश बी डैश। क्लियर हो गया जी। ये 90 पर यहाँ पर बेंड की, 90 पर यहाँ पर बेंड की, कितने पर बेंड कर गई है, 180 पर। पेपर में एमसीक्यू में पूछ लेता है कि बाइनोक्यूलर्स के अंदर लाइट की रे कितने एंगल पर बेंड करती है, 90 डिग्री के एंगल पर बेंड करती है। ऐसे दो प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स के अंदर कैसे यूज़ होते हैं, वो जो बाइनोक्यूलर होती है उसका मैं सिर्फ अपना एक ही फेस बना रहा हूँ, आपने ध्यान से देखना है। जो दूरबीन होती है जहाँ जिसमें से आप देख रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर से मैं सिर्फ एक उसका ना एक हिस्सा बना रहा हूँ कि जहाँ पे जो लाइट की रे होती है वो एंटर होके उसमें से हमें नज़र कैसे आ रही होती है जी। ये उसकी एक जी बस सिंपल सी उसकी, जहाँ एक एंड से मैं जहाँ से आंख में से ना एक एंड में से नज़र आ रहा है, बस हम सिर्फ उतना ऐसा देख रहे हैं कि उस एक एंड से उसमें नज़र कैसे आना है। ये बाकी इसका इतना हिस्सा इधर इधर होता है ऐसे, दूसरा हिस्सा इधर होगा, उसमें भी यही काम हुआ होगा ऐसे ही। ठीक है जी, ऐसे ही वो होगा। ठीक है, तो इधर इस एंड पर उसका दूसरा हिस्सा होगा जहाँ से दोनों आंखों से देख रहे होते हैं ना, एक आंख के अंदर हो क्या रहा होता है, लाइट की रे 180। ऐसे दो प्रिज्म कैसे पड़े होते हैं उसके अंदर, जैसे ये प्रिज्म पड़ा हुआ था ना, एक प्रिज्म आपने यहाँ पर प्लेस करना है ऐसे, दूसरा प्रिज्म यहाँ पर प्लेस होगा ऐसे। अब देखिएगा लाइट की रे जब आएगी, इधर यहाँ पर आंख है हमारी, यहाँ पर पर्सन है जिसकी एक आंख से वो देख रहा है। ठीक है जी, ये आंख ऐसे ही नहीं जी, लाइट की रे आई, ये प्रिज्म था, सेम यही बनाने लगा हूँ, ऐसे आई, अब छोटा सा बन गया, ध्यान से देखना, इधर आई, इधर से इधर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद इसने इस प्रिज्म के अंदर एंटर होना है ना, दूसरा प्रिज्म थोड़ा सा उसके क्लोज पड़ा होगा ऐसे, इसके अंदर एंटर भी तो करवाए ना। ठीक है जी, एंटर होने के बाद हम आंख को भी उसी जगह पे बनाएंगे जहाँ से उसने नज़र आए। लेकिन 90 के एंगल पर 90, फिर 90 पे एंगल 180 पर इसमें एंटर हुई, इसमें से इधर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद इस तरफ वो क्या आ गई, ऐसे रिटर्न होगी। तो जी आई यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं हम जी अपनी, कोई बात नहीं, डायग्राम ही बनानी है जी, ऐसे वो नज़र आ रही होती। ये देखिएगा, ये दो प्रिज्म प्लेस किए थे मैंने किसके अंदर, बाइनोक्यूलर्स के अंदर। क्लियर होगी बात जी। एक ऐसे दो प्रिज्म्स यूज़ होते हैं बाइनोक्यूलर के अंदर। कितने प्रिज्म यूज़ होंगे, दो प्रिज्म यूज़ होंगे। इसमें भी पेरिस्कोप के अंदर भी कितने प्रिज्म यूज़ होते हैं, दो प्रिज्म्स यूज़ होंगे, जिसमें लाइट 90 पर करती है, इसमें कितने पर करती है, 180 डिग्री पर। इनके यूजेस क्या हैं, यूजेस इसके यही हैं, यूजेस इनके यहाँ में लिखा था ना कैसे यूज़ हो रहा है, तो यूजेस यही है जो मैंने आपको समझाया है, वही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वही उसने नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है। दो उसने यूजेस बताए हुए हैं कि बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं राइट एंगल प्रिज्म को, ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर पेरिस्कोप, एंड कितने एंगल पर, 180 डिग्री के एंगल पर, किसमें, बाइनोक्यूलर
बाइनोक्यूलर्स के अंदर, बाइनोक्यूलर्स के अंदर, ठीक है। तो टू सच प्रिज्म्स आर यूज इन पेरिस्कोप इन विच लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। बाइनोक्यूलर और बाय एन एंगल ऑफ कितना 90 डिग्री इसके अंदर। क्लियर होगी बात बच्चों। यहाँ पर आज का लेक्चर नंबर 38 ख़त्म हुआ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया, 11 कर लिया, 12 कर लिया और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 12.4 कर लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जी आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, ये मैं अभी यूज़ बता रहा हूँ, ये हमने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के अंदर, आगे उसका यूज़ और भी कुछ डिवाइसेस के अंदर है, वो डिवाइसेस देख लेते हैं किसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 38 बेटा ख़त्म हुआ। जाने से पहले एक छोटी सी बात, बड़ी अहम सी बात, 2 लफ्ज़ों की बात करूँगा नमाज के बारे में। नमाज के बारे में क्या, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नसीहत भी ये थी कि मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, ठीक है। देखिएगा सारी शरीयत इस ज़मीन पर आई, जितनी भी अहकामात आए, नमाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो वहाँ से जो तोहफ़ा मिला तो उन्हें वो नमाज का था। इसीलिए आपने कहा था कि मेरी उम्मत, यानी उनकी आखिरी नसीहत थी उम्मत को कि नमाज ना छोड़ना, कोशिश करनी है 5 वक्त की नमाज अदा करें, 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर बच्चों लेक्चर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नए लेक्चर में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।